हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और इस सेशन में हम लोग लेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और इसे मोदी मेथड से सॉल्व करेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए। मोदी मेथड को हम यूवी मेथड भी कहते हैं और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का शॉर्ट फॉर्म है मोदी मेथड, राइट। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली है, 3 फैक्ट्रीज 4 वेयर हाउसेज। सेम प्रॉब्लम है जो इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व की थी, हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व की थी और हमने वोगल्स मेथड से सॉल्व की है। तो ये मैंने वोगल्स मेथड से जो सॉल्व किया था वो सॉल्यूशन मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ हमने चेक कर लिया नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 1 2 3 4 5 6 सेल ऑक्यूपाइड है, तो ये इंश्योर कर रहा है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। दैट मीन्स m+n-1 के इक्वल ऑक्यूपाइड सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोसीड कर सकते हैं अगले स्टेप की तरफ कि अब चेक करना है कि ये सॉल्यूशन निकला है ये ऑप्टिमम है क्या। दैट मीन्स हमने x115 आया यहाँ पर, x14 is 2, x23 is 7, x24 2 है, x32 8 एंड x34 10। वेरिएबल की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म भी सही है आंसर को लिखने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमने कॉस्ट निकाल लिया था 19 × 5, 10 × 2, 4 × 7, 60 × 2, 8 × 8, 20 × 10। ये आपका कॉस्ट आ गया 779, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना है कि ये सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है क्या। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हम इसको ऑब्जर्व करें तो 5 + 2 7, इसका सम 7 आ रहा है, राइट। फैक्ट्री 1 पर अवेलेबल 7 था, ये सारा हमने यहाँ और यहाँ सप्लाई कर दिया। 7 + 2 9, 8 + 10 18, यहाँ 5 था डिमांड, यहाँ डिमांड 8 थी, यहाँ डिमांड 7 थी और यहाँ 2 + 2 4 + 10 14, यहाँ डिमांड 14 थी। तो ये सारी डिमांड फुलफिल हो गई, सारा अवेलेबल यूज़ हो गया, ठीक है। तो अब हम अलोकेशन कर चुके हैं, तो अब इनका तो कोई यूज़ रह नहीं गया इसके आगे। इस क्वेश्चन में इनका साथ यहीं तक था जो हमसे विदाई ले रहे हैं। चलिए, तो इन्हें हमने हटा दिया है। अब आगे इनके बिना ही हम चलेंगे, क्योंकि एक बार अलोकेशन हो गया ना तो इनका रोल ख़त्म हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है, ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जो निकला है ये ऑप्टिमम है क्या। उसके लिए हमें ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करनी है। अगर ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है if satisfy then optimal। अगर ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, अदरवाइज improve the solution, that means improve the existing solution। तो ये सारा प्रोसेस है, ये मोदी मेथड के अंदर आता है। तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं कि हमें किस तरह से करना है। मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए इन्हें इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें हर रॉ और हर कॉलम के लिए ड्यूअल वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं। अब ये ड्यूअल वेरिएबल किस तरह कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वाली रॉ के करस्पॉन्ड ड्यूअल वेरिएबल u1 आएगा, यहाँ u2 और u3। फर्स्ट वाली रॉ के करस्पॉन्ड ड्यूअल वेरिएबल u1, सेकेंड रॉ के करस्पॉन्ड u2 या u3। ऐसे ही फर्स्ट वाले कॉलम के करस्पॉन्ड ड्यूअल वेरिएबल v1, सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्ड v2, देन v3, देन v4, राइट। तो ये सारे वेरिएबल्स हमें कैलकुलेट करना है, किसका यूज़ करके, ui + vj = cij फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। इस रिलेशन का यूज़ करके हमें u और v कैलकुलेट करना। अब ये रिलेशन क्या कह रहा है, हर ऑक्यूपाइड सेल के लिए u और v का सम जो है वो कॉस्ट के इक्वल होगा। कॉस्ट कौन सी, जो हमने यहाँ लिखी है, ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज़ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम काफ़ी बार क्या है कन्फ्यूज़न में इनका यूज़ कर सकते हैं हम कॉस्ट के लिए, तो हम चाहें तो इन सेल्स को मैं खाली करके यहाँ सिर्फ डॉट लगा के लिख देता हूँ कि कहीं गलती से भी इन एंट्रीज़ को हम कॉस्ट की जगह यूज़ ना कर लें। ये मैंने
ब्रैकेट के अंदर ये डॉट डॉट ये शो कर रहा है कि ये सेल ऑक्यूपाइड है, अंदर कितना है हमने नहीं लिखा है, खाली इसको अपनी सुविधा के लिए हटा दिया है। कारण सिर्फ इतना कि कहीं इन एंट्रीज को हम कॉस्ट की जगह यूज़ ना करें। देखिए किस तरह कैलकुलेट करना हमें, u और v का सम c के इक्वल होना चाहिए। तो इन सबको स्टार्ट करने के लिए किसी एक u या किसी एक v को 0 मान लेते हैं। नॉर्मली हम पहले वाले वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। u1 को अगर मैंने 0 रख दिया, पहले वाला वेरिएबल 0 अगर ले लें, ठीक है, कोई भी एक 0 ले सकते हैं सुविधा के लिए, लेकिन मैंने इस पहले वाले को 0 लिया है। और काफ़ी बार क्या करते हैं, जिस रॉ या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा सेल ऑक्यूपाइड हैं उसको हम 0 लेते हैं, तो काम कुछ आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस वाले 4th वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा सेल ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 तीनों सेल ऑक्यूपाइड है, तो इस 4th वाले को 0 मान सकते थे। और आप फिक्स कर लें कि हर केस में फर्स्ट वाले रॉ के करस्पॉन्ड जो ड्यूअल वेरिएबल्स हैं इसको 0 मान लें, तब भी चल जाएगा। तो u1 को 0 लिया, तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, u में v को ऐड करें तो कॉस्ट आए। दैट मीन्स u में, इस u में अगर मैं इस v को ऐड करता हूँ तो 10 आना चाहिए। तो सिंपली 0 में क्या ऐड करें, 0 में क्या ऐड करें कि 10 आए, 10। इस 0 में, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, 0 में क्या ऐड करें कि 19 आए, 0 प्लस 19 इक्वल टू 19। एक बार देख लें वापस भाई, u1 प्लस v1 इक्वल टू c11, u1 प्लस v1 इक्वल टू c11। तो u1 मैंने 0 लिया है, u1 0 लिया, c11 19 है, तो 0 प्लस v1 इक्वल टू 19, तो v1 आपका 19 हो गया। ऐसे इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करने की बजाय सीधा हम इस टेबल से ही सॉल्व कर लें, ज़्यादा आसान रहता है काम। तो 0 में क्या ऐड करें कि 19 आए, 19। 0 में क्या ऐड करें कि 10 आए, तो 10। क्यों, ये दोनों सेल ऑक्यूपाइड है इसलिए। अब इसका काम हो गया u1 का पूरा। अब ये जो वैल्यू निकली ना, इनका यूज़ करें। अब देखिए यहाँ तो कोई और भरा हुआ सेल आ नहीं रहा है, तो यहाँ वैल्यू के लिए काम आएगा नहीं ये वाला सेल तो। लेकिन ये v4 जो निकला है 10, इस v4 का यूज़ करके हम u2 निकाल सकते हैं। v4 और u2 का सम 60 है, इन दोनों का सम 60 है। तो 10 में क्या ऐड करें कि 60 आए, तो ऑब्वियसली 50, तो u2 आपका 50 आ गया। देन और कोई वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल ये निकल सकती है, ये वाली। v4 में क्या ऐड करें, v4 में u3 ऐड करने पर 20 आ रहा है। दैट मीन्स 10 में क्या ऐड करें कि 20 आए, 10 प्लस 10 20, तो ये भी आ गया। और कुछ बचा है, ये 2 वैल्यूज़ बची हैं, चलिए इनको निकाल लेते हैं। 50 में क्या ऐड करें भाई, u2 और v3 का सम, u2 और v3 का सम 40 है, इसका और इसका सम 40 है, ऑक्यूपाइड सेल है ना। तो 50 में क्या ऐड करें कि 40 आए, तो -10 करना होगा। 50 में से 10 माइनस करने पर 40 आता है। वैसे ही इस 10 में u3 में v2 ऐड करने पर 8 आता है। जब ये 10 है तो 10 में क्या ऐड करें कि 8 आए, तो ऑब्वियसली यहाँ -2 ऐड करना होगा। तो 10 - 2 आपका 8 हो रहा है। तो इससे सारे u और v की वैल्यूज़ निकाल ली हमने। किन के लिए, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ये रिलेशन यूज़ करके ui प्लस vj इक्वल टू cij, u1 प्लस v1 इक्वल टू c11, u1 प्लस v4 इक्वल टू c14, इसका यूज़ करके हमने u और v की वैल्यूज़ निकाली। अभी ये u और v की वैल्यूज़ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करने में। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट dij इज इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj। कॉस्ट में से इसे माइनस करना है, किन के लिए, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स, खाली सेल्स के लिए। क्या करना है, ये बेसिकली रिड्यूस कॉस्ट कहलाती है या नेट इवोल्यूशन कहलाता है। क्या,
डी आई जे मतलब कॉस्ट में से, अब कौन से, देखो भरे हुए सेल तो हमने यूज़ कर लिए हैं यू और वी कैलकुलेट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 इन सेल्स को मैंने यूज़ किया है यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें खाली सेल्स को यूज़ करना है। खाली सेल कौन से, ये वाले, ये मैंने खाली सेल्स के नीचे एक बॉटम में, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को एक क्लोज कर दिया है यहाँ एंट्री लिखने के लिए। यहाँ जो वैल्यू मैं लिखूंगा वो डी आई जे लिखूंगा। तो जितने भी खाली सेल्स हैं जो ऑक्यूपाइड नहीं है, दैट मीन्स अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, वहाँ मुझे डी आई जे कैलकुलेट करना है। किसका यूज़ करके, कॉस्ट में से, उस खाली सेल की कॉस्ट में से यू और वी के सम को माइनस करना है। तो इस खाली सेल की कॉस्ट कितनी है, 30 है। इस 30 के करस्पॉन्ड यू और वी कितना है, 0 और -2 है। इस 30 के करस्पॉन्ड u और v कितना है, 0 और -2 है। तो 0 और -2 का सम -2 हो गया। 30 में से -2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आएगा। अरे भाई 30 माइनस ऑफ -2 इज 32, राइट। ऐसे ही इस 50 में से इन दोनों के सम को माइनस करना है। 50 में से इन दोनों का सम कितना है, u1 और v3 का -10, तो -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया। इसी तरह से यहाँ इस 70 में से 50 और 19 का सम, 50 और 19 का सम 69, 50 और 19 का सम 69 हो गया। 70 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 50 में से -2, 50 -2 48 हो गया। इस 30 में से 48 को माइनस करेंगे तो -18 आएगा। ये ध्यान रखना, 50 -2 48, 30 में से 48 माइनस किया तो -18 हो गया, तो एक नेगेटिव आ गया। तो 40 में से 10 और 19 कितना है, 29। u और v का सम 29, 40 में से माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ऐसे ही 10 - 10 0, 70 में से 0 माइनस किया तो 70। अब हमने ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, हमने u और v निकाल लिए और हमने D12, D13, D21, D22, D31, D33 ये सब निकाल लिए जो भी खाली सेल्स है उनके लिए। अब ये चेक करना है कि सारे Dij, इफ ऑल Dij, इफ all Dij are greater than equal to 0, then optimum solution। ऐसा है क्या? अगर सारे Dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते तब तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम था। Dij इज नथिंग बट Zj माइनस Cj। हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था, Zj माइनस Cj, वही ये Dij या Cj माइनस Zj हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम हम मिनिमम में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा मिनिमम के लिए सॉल्व करनी है, क्यों, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैक्सिमम के लिए सॉल्व नहीं होगी। ये जो मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स मेथड, आपका मोदी मेथड, सब मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहा है। मैक्सिमम की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, मैक्सिमम की प्रॉब्लम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या किया, सारे Dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, भैया नहीं है। क्यों, एक ये नेगेटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव, D22 नेगेटिव है, -18। अब अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव होते तो मोस्ट नेगेटिव यूज़ होता है। जैसे वहाँ पर Zj माइनस Cj अगर ज़्यादा नेगेटिव आते हैं तो क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारी यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमने u और v निकाल लिए, d निकाल लिया, एक d नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव वाली पोजीशन अभी क्या है, खाली है। ये पोजीशन अभी खाली है, तो इसको हमें भरना है। टोटल 6 सेल ऑक्यूपाइड थी और ये बाकी सारी सेल खाली थी। खाली के लिए हमने Dij कैलकुलेट किया। क्या कारण, कि हम सिर्फ ये पता लगाना चाहते थे कि इन खाली जगह पे कुछ एंट्री भरने पर अपनी कॉस्ट और कम होती है क्या। तो भैया ये नेगेटिव एंट्री ये शो कर रही है Dij कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हम कुछ वैल्यू पुट करें, कुछ वैल्यू अलोकेट करें तो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। तो ये -18 ये शो कर रहा है कि एक यूनिट भी अगर हम अलोकेट करते हैं ना तो अपनी कॉस्ट 18 रुपये से कम हो जाती है, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे इस जगह पे अलोकेट करना। तो अभी इस केस में ऑप्टिमलिटी कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई हियर,
D22 is negative, that means which implies optimality condition not satisfied. ऑप्टिमलिटी कंडीशन भैया इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो क्या करें, हमें सॉल्यूशन इंप्रूव करना होगा। इंप्रूव किस तरह करेंगे कि इस पोजीशन पर हम कुछ ना कुछ एलोकेट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ से मैंने इन u और v की एंट्रीज को भी ख़त्म कर दिया है, वो जो d कैलकुलेट करता उन्हें भी ख़त्म करके मैं नेक्स्ट टेबल पे आ गया हूँ कि यहाँ से हमें इस सेल पे d नेगेटिव था, तो इस सेल को मुझे ऑक्यूपाइड करना है, ये सेल को मुझे भरना है। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ एंट्रीज फिल करनी है। अब कितनी मैं फिल कर सकता हूँ ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें कि अभी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल आपके 6 है ना। यहाँ मैं वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ इनकी, जो यहाँ 5 है, 2, 7, 2, 8 और 10, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले एंट्रीज 5, 2, 7, 2, 8, 10। चलिए, और ये हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ ऑक्यूपाइड करें, इसको भरें। अब इसको भरते देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ एक भी सेल भरता हूँ तो ये कॉलम सम गड़बड़ाता है। ये कॉलम सम 8 था, तो यहाँ मैं +1 भी अगर करता हूँ, यहाँ अगर मैं +1 भी करता हूँ तो 8 + 1 9 हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ से वापस एक कम करना पड़ेगा, -1 करना होगा, है ना। यहाँ -1 करते ये वाला जो रॉ सम है ये कम हो जाएगा। पहले 18 था, अब ये 17 रह गया, तो उसको वापस मुझे +1 करना होगा। +1 करते ही क्या होगा, ये वाला सम पहले 14 था, अब 15 हो गया, तो फिर -1 यहाँ से करना होगा या यहाँ से। यहाँ तो पॉसिबल नहीं कि वापस एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ +1 करूँगा तो यहाँ -1 हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना कि अगर मैं इस पोजीशन पर प्लस करता हूँ कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, तो कहीं ना कहीं से वापस माइनस होगी, माइनस होके वापस प्लस होगी, अगेन माइनस होगी। तो इस तरह से प्लस हर कॉलम में एक प्लस और माइनस और हर रॉ में एक प्लस और माइनस आना चाहिए, ताकि रॉ सम और कॉलम सम बैलेंस हो जाए। दैट मीन्स यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो, अगेन प्लस हो, अगेन माइनस हो, देन अगेन प्लस हो। इस तरह से लूप बने एक। कैसे, एक खाली सेल जो अनऑक्यूपाइड था वहाँ मैंने कुछ एंट्री दी, इसको प्लस दिया, तो बाकी भरे हुए सेल्स में से माइनस प्लस माइनस करके रीएडजस्टमेंट करके हमें एक लूप कंप्लीट करना है। तो इस केस में एक खाली सेल जो यहाँ हमने लिया है और बाकी भरे हुए सेल से कोई लूप बन सकता है क्या इसके अलावा। इसे वापस एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लूप वाली पोजीशन को इसे ध्यान से देखें। ये पोजीशन आपको फिल करनी है, इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड करना है, तो मैंने प्लस लिख दिया। तो इस वाली पोजीशन से स्टार्ट करते हुए बाकी सारे भरे हुए सेल को लेकर कोई लूप बन सकता है क्या इस केस में। प्लस यहाँ जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये स्टार्ट करके पहले मैं प्लस माइनस के बाद में लिखते हैं, पहले लूप बना लेते हैं। इधर एक सेल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस सेल से स्टार्ट करके इस तरह से लूप कंप्लीट कर लिया 4 कॉर्नर लेके। जैसे यहाँ कुछ प्लस किया तो यहाँ हमें माइनस करना होगा, तो मैं प्लस अगर थीटा करता हूँ तो माइनस थीटा करूँगा, है ना। तो यहाँ पर 10 + थीटा होगा, फिर यहाँ 2 - थीटा होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ 10 + थीटा, 8 - थीटा और ये प्लस थीटा। तो ऐसा करने से ये लूप कंप्लीट हो रहा है, राइट। इसमें इसके अलावा और कोई केस है क्या लूप बनने का। आप कैसे भी कर लो, इस सेल से स्टार्ट करते हुए बाकी सेल से कोई लूप नहीं बन सकता। एक बार वापस देख लेते हैं, यही सेम मैंने मैट्रिक्स इस टेबल को अलग से बना दिया है। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्यूपाइड सेल्स को, और ये वो पोजीशन है जिसे हमें फिल करना है, ये वो पोजीशन है जिसे हमें भरना है। तो यहाँ अगर हम कुछ प्लस देंगे ना, तो इस प्लस से स्टार्ट करते हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए बाकी भरे हुए सेल्स को लेकर कोई क्लोज लूप कंप्लीट। देखो यहाँ से स्टार्ट करें, इधर जाएं, अगर इस कॉर्नर को यूज़ करता हूँ तो ऊपर कोई सेल नहीं है,
लूप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इससे ज्वाइन करें, यहाँ ज्वाइन करें, यहाँ ज्वाइन करें और इसको बाईपास करके ये ज्वाइन करें तो यही लूप बनता है। तो इसका रोल तो है नहीं ना, अगर किसी में एडजस्टमेंट नहीं करते तो वो लूप में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ हमें माइनस करना होगा, फिर यहाँ प्लस करना होगा और यहाँ माइनस करना होगा। इस तरह से लूप बन सकता है। ठीक है, कोई और पोजीशन भी अब लेके एक सेशन अलग से रखेंगे लूप को सीखने के लिए कि क्या क्या पोजीशन हो सकती है लूप में। तो यहाँ हमने क्या किया, इस पोजीशन पर मैंने थीटा लोकेट किया। तो ये थीटा जब यहाँ प्लस किया तो इस वाली पोजीशन से थीटा माइनस होगा तो 8 माइनस थीटा हो गया। यहाँ थीटा यहाँ प्लस था तो यहाँ 10 प्लस थीटा हो गया और यहाँ 2 माइनस थीटा हो गया। अब इस थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, ये देखो अभी ऑक्यूपाइड सेल है 1 2 3 4 5 6 7 सेल ऑक्यूपाइड हो गई है, जबकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में ऑक्यूपाइड सेल m प्लस n माइनस 1 होती है। 6 सेल होनी चाहिए, 7 हो गई। क्या करना है, तो एक सेल खाली होगी डेफिनेटली। एक सेल खाली कौन सी होगी, माइनस वालों में से खाली करेंगे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमें मिनिमम चूज करनी है इस 2 और 8 में से। यहाँ जो माइनस हो रहा है ना, इन दो में से जो भी मिनिमम है वो थीटा की वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू रखते ही जो अपनी टेबल है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेबल है, वो किस तरह चेंज होगी। यहाँ थीटा की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ 8 माइनस 2 बन जाएगा, राइट। यहाँ 10 प्लस 2 हो गया, यहाँ 2 माइनस 2 0 होके ये खाली हो जाएगी। एक सेल खाली हो जाएगी ये वाली, तो एक सेल भरी हमने और एक सेल वापस खाली कर दी, तो अपनी टोटल जो ऑक्यूपाइड सेल है वो सेम रहेगी 6, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए ये एडजस्टमेंट करने के बाद क्या स्थिति बनती है, तो मैं ये एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसमें। तो ये तो आपका 2, यहाँ 8 माइनस 2 6 हो गया, राइट। यहाँ 10 प्लस 2 आपका 12 हो गया। यहाँ कितना था, ये 40 है। यहाँ आपका था, जस्ट अ मिनट, 2 था, तो ये आपका 0 हो गया, खाली हो गया, राइट। यहाँ कितना था, यहाँ आपका 7 था, ये 2 5 और 12, ठीक है। तो अब हमें एक सॉल्यूशन मिल गया 5 2 2 7 6 12, ये सॉल्यूशन हमें मिल गया सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक हम इंश्योर नहीं कर लें कि ये सॉल्यूशन जो मिला है ये ऑप्टिमल है या नहीं, तब तक हम रुक नहीं सकते। अब देखिए यहाँ से फिर वही काम करना हमें, यू और वी कैलकुलेट करना है अगेन, फिर आपको ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करनी है। अब अगर ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, वरना फिर से इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने वहाँ पर इस 2 वाली पोजीशन पर इसको ऑक्यूपाइड करके इनको एडजस्टमेंट करने की कोशिश की थी। अब अगर बिना किसी सेल को ऑक्यूपाइड करे हम चाहें कि इनको रीएडजस्ट कर लें, इन कॉस्ट को, आप देखना कभी ट्राई करके कर सकते हो क्या। मैं इस 5 को चाहूँ 6 कर दूँ और इस 2 को चाहूँ 1 कर दूँ, भाई रॉ सम तो सेम रह रहा है ना, लेकिन कॉलम सम का क्या होगा, यहाँ 6 करते ही इसका सम गड़बड़ा जाएगा। 6 यहाँ कर नहीं सकते, क्यों, इस वाली की डिमांड 5 ही थी। चलिए 4 कर देता हूँ, तो एक और भरना पड़ेगा आपको, एक सेल और फिल करना पड़ेगा। एक सिल करेंगे तो उसको वापस कहीं से खाली करना होगा, फिर खाली करेंगे तो फिर भरना होगा, अगेन खाली करना होगा। तो ऐसे तो आप ध्यान से देखना कि आप इन सेल्स की पोजीशन को चेंज किए बिना, दैट मीन्स जो भी भरे हुए सेल्स हैं इनकी पोजीशन को चेंज किए बिना कैसे भी रीएडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी पोजीशन इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है। ये पोजीशन कहलाती है इंडिपेंडेंट पोजीशन। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके आप लूप बनाने की कोशिश करो तो आपको लूप नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे हमने इस 2 वाली पोजीशन खाली पोजीशन से लेके लूप बनाया था ना, हाँ खाली पोजीशन से लेके लूप बन जाता। देखो ये पोजीशन खाली है, यहाँ अगर डी वाला नेगेटिव आता तो यहाँ प्लस होके यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये लूप बन रहा है, ये खाली पोजीशन, और 1 2 3 भरी हुई पोजीशन, यहाँ लूप बनता है। मैं इस वाली पोजीशन को लेकर 1 2 3 4 ये लूप कंप्लीट हो रहा है। ये खाली पोजीशन को यहाँ अगर कुछ वैल्यू रख दें, इधर इधर इधर, ये क्लोज लूप बन रहा है, क्योंकि ये तीनों भरे हुए सेल हैं। इससे ज्वाइन करेंगे, इससे यहाँ ज्वाइन करेंगे, इससे यहाँ ज्वाइन करेंगे, इससे ये ज्वाइन करेंगे, तो ये भी लूप कंप्लीट हो रहा है ना।
लेकिन इन पोजीशन से लेकर कोई लूप नहीं बन रहा है या रीएडजस्टमेंट नहीं हो रहा, रीअलोकेशन नहीं हो रहा, तो ये सारी पोजीशन इंडिपेंडेंट पोजीशन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसीलिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये। चलिए अब u और v कैलकुलेट कर लें एक बार, ताकि कंफर्म हो ले कि भैया ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं, कि और थोड़ी और मेहनत करनी है। क्या करें, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4, पहले u और v कैलकुलेट कर लें। u1 को 0 मान लिया मैंने इनिशियली, तो एक वैल्यू को 0 मान लें, 0। हाँ, किस तरह कैलकुलेट करें, 0 में क्या ऐड करें कि 19 आए, भैया 19 ऐड करेंगे। 0 में क्या ऐड करें कि 30 आए, सॉरी 0 में क्या ऐड करें कि 10 आए। अब देखो वही मैं जो कह रहा था कि 30 नहीं यूज़ करना है, क्यों, खाली सेल है, हमें भरे हुए सेल यूज़ करना है, ऑक्यूपाइड सेल, तो मैंने इनको हटाया नहीं ना, तुम बाय मिस्टेक इसका यूज़ कर लेते। तो बहुत सी बार क्या होता है कि एक तो हम 19 की जगह 5 का यूज़ कर लेते हैं, बहुत सी बार क्वेश्चन में 19 की जगह 5 यूज़ करने में आ जाता है, कॉस्ट की जगह हम अलोकेटेड यूनिट यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। तो u1 में v4 ऐड करने पर 10 आया, तो v4 आपका 10 हो गया, ठीक है। u1 और v4 की वैल्यू 10 है सम, तो u1 v4 आपका 10 हो गया। देन इसका यूज़ करके कोई और सेल निकालना चाहें, अरे भाई ये 10 है, ये 20 है, तो v3 कितना होगा, 10 में क्या ऐड करें कि 20 आए, 10 ही ऐड करना पड़ेगा, 10 में 10 ऐड करने पर 20 आएगा। फिर इस 10 में क्या ऐड करें कि 8 आए, ये कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे पता है, 10 में क्या ऐड करें कि 8 आए, -2 ऐड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट आना चाहिए। अरे भाई यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ये कॉस्ट ये रही है ना। देन -2 में क्या ऐड करें कि 30 आए, अरे भाई -2 में क्या ऐड करें कि 30 आए, तो 32 ऐड करेंगे, तो 32 - 2 तो 30 आता है ना। फिर इस 32 में क्या ऐड करें कि 40 आए, 32 में कितना ऐड करें कि 40 आए, तो 8 ऐड करेंगे। तो ये u और v की वैल्यू निकल गई सारे भरे हुए सेल्स के लिए। अब बाकी रहा खाली सेल का काम। खाली सेल के लिए क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें d निकालना होता है, खाली सेल के लिए d की वैल्यू। तो चलिए मैं सारे खाली सेल्स को मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर बॉटम लेफ्ट के अंदर एक पोजीशन मैंने डब्बा बना के इसको वैकेंट लिख दिया अभी, और एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं खाली सेल वाली। चलिए कितना बन रहा है इस पोजीशन पे, 2 में 0 ऐड करें -2, 30 में से -2 सब्ट्रैक्ट करें तो 32 बनता है। इनका सम 8 है, 50 में से 8 माइनस करें तो 42 आता है, ठीक है। एक ये खाली सेल, इनका और इनका सम 32 और 19 कितना हो गया, 32 20 50 51, 17 में से 51 माइनस करें तो 19 ही आता है। अरे भाई 30 और 20 50 और 51 है ना, माइनस किया तो 19 आ गया। यहाँ पर 32 और 10 42, 60 में से 42 माइनस करेंगे तो 18 आता है। अगेन 10 और 19 29, 40 में से 29 माइनस किया 11 आ रहा है, और 10 और 8 18, 70 में से 18 माइनस किया तो 52 आ रहा है। वाह भैया मज़ा आ गया। क्या रहा, सारे डी आई जे पॉजिटिव आ गए, ऑल डी आई जे आर ग्रेटर देन 0, कोई भी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। कौन सा, दैट मीन्स द प्रेजेंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। कितना है, x115 है, x14 इज 2, x14 2, x22 is 2, x23 is 7, x32 is 6 and x34 is 12। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 19 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 30 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 8 × 6 प्लस 20 × 12, ये आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट ये आपकी 95 + 20
प्लस 60 प्लस 280 प्लस 56 प्लस 240, ठीक है। 95 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 56 प्लस 240, तो 240 और 280 ये तो आ गया आपके 200 200 400 520 520 और 540 और 540 और 60 हो गया 600 695 695, देन 56 से 751, तो ये आ गया आपका 751। एक बार स्क्रीन पे विजिबल है क्या?